तो अगर आप किसी अटेम्प्ट में ऑप्शनल में 300 मार्क्स, एसए में 150 मार्क्स एंड जीएस 4 में अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स जो कि उस साल के टॉप 5% में है, तो क्या आप मेंस फेल हो सकते हो? स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग एक वीडियो है, सिनॉप्सिस है, इसमें गाइडेंस सीरीज़ पे पढ़ा है, वहाँ पे जाके मेरी मार्कशीट देखो, आपको समझ आएगा कि कैसे इतना करने के बाद भी लोग फेल होते हैं। मेंस में हम फेल कहाँ हो जाते हैं? मान लो ये क्वेश्चन है 2019 से पूछ रहा है और 2025 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे, सिलेबस में डायरेक्टली लिखा भी नहीं है। प्रीलिम्स में तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन्होंने जब 2019 में पूछना शुरू किया तो फिर अब लगातार पूछते जा रहे हैं। इस बार इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। प्रॉब्लम यह है कि ये इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ते ही हम फेल हो जाते हैं। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए जो पूछा है वो लिखो, तो फिर एग्ज़ाम निकाल लोगे। मैंने सेम अटेम्प्ट में जहाँ पे 300 के ऊपर ऑप्शन में स्कोर किया है, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन इन जीएस 1, 2 एंड 3 ऑलमोस्ट मिस हिट किए हैं। पूछा कुछ और है, लिखा कुछ और है। तो इनको आंसर करने का तरीका क्या है? देखो, नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या है? मान लो ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कैसे अपहोल्ड करता है? या फिर कोई ये क्वेश्चन पूछा, आप क्या करोगे? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये इंट्रो के लिए हम यूज़ कर लेंगे, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। बट हमारे पास प्रेशर होता है बहुत बढ़िया इंट्रो सोचने का। हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन देखते ही, मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 पेज मिलेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिखा होता है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन के बाद ये प्लेस इंट्रो के लिए खाली छोड़ दो, यहाँ पे हम बाद में वापस आएंगे। यहाँ सीधे हेडिंग 1 डालो कि मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये होती है एंड डायरेक्टली गो टू, इसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखो। इसके बाद पेज नंबर 2 पे जो पूछा है कि वेज टू अपहोल्ड कैसे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद कंक्लूजन लिखो एंड एंड में जब टाइम मिले यहाँ पे आके इंट्रो भर दो, आपका प्रेशर चला जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन को देख के जितने पार्ट्स पूछे हैं उतने आंसर करने। ज़रूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा लिखा जाए या उस तरह से लिखा जाए जैसे ज़रूरत है। इन 4 क्वेश्चंस को, 5 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, समझते हैं कैसे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड आप इसको अपहोल्ड कैसे करते हो? तो मीनिंग में मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशन लिख दी कि सीएम ये होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको थिंकर आता हो, थिंकर नहीं आता तो नॉर्मल आपने लिख दिया। आप देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का हो सकता है, बट ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। आपको एग्ज़ाम हॉल में खुद से अपना एक इमोशनल इंटेलिजेंस लगा के ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि दोनों पार्ट कितने मार्क्स के हो सकते हैं। मैं इसको ये कहता कि ये 3 और 7 या फिर 2.5 एंड 7.5 मार्क्स के। तो मेरा जो, अगर ये मान लो आंसर है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये स्पेस छोड़ता, पहला पार्ट अगर मेरा ये स्पेस खाता तो दूसरा पार्ट मेरा इतना यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर इतना स्पेस खाता 3 टाइम्स। एंड जब भी हम मीनिंग लिखते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन पे मत रुको, उसका एटलीस्ट एक एग्जांपल ज़रूर दे दो। जैसे हमने एक थिंकर के हिसाब से बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ से आई, क्योंकि लोग हमेशा और सारे, कैन नॉट बी ऑल एंड ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वर्च्यू, हमेशा बहुत बढ़िया बिहेवियर करने वाले, बहुत बढ़िया वर्च्यूअस लोग नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ से आती है? ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल वैल्यूज़ लेके आओ, बियॉन्ड लीगैलिटी प्लस जो इंडिस्पेंसिबल हो। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड तो होना चाहिए, प्लस उसे जो सोसाइटी अपहेल्ड करे। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मोरालिटी, मोरालिटी क्या है? वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हम एग्जांपल दे दो कि सब शबरीमाला केस दे दो या फिर नवतेज सिंह जौहर, जो भी आपको केस लगे, जो मन करे वो लिख दो। इसके बाद ये वाला पार्ट मैंने आपको जस्ट रीडिंग के लिए दिया है कि एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा नहीं है। आप अगर ये लिखने जा रहे हो, इसका मतलब इस पार्ट में मार्क्स लूज़ कर रहे हो। या फिर आप अगर एक्सटेंडेड इंट्रो, मान लो आपका मन कर गया कि मैंने ये लाइन लिख दी, ये लाइन लिख दी, अब मैं लिखूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पॉइंट 1 लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। अब देखो कितना टाइम लगता है एक लाइन लिखने में, 2, 3, 4, 5, मान लो इतना लिख दिया, टाइम चला जाएगा ना। GS4 में तो वैसे भी कम टाइम होता है। तो ये वाला पार्ट बस रीड कर लो कि कभी पूछ ले तो ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको दे दिए थे कि ये कभी पूछ ले तो ठीक है। और सिग्निफिकेंस देखो, पूछना तो है, टॉपिक्स हैं, यहाँ इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा, लेकिन ये डिटेल में पूछा था कि सिग्निफिकेंस बताओ पब्लिक सर्वेंट के लिए, हाईलाइटिंग रोल ऑफ समथिंग एंड समथिंग। अभी क्वेश्चन पे आएंगे तब समझेंगे। तो पार्ट 1 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिफाइन किया, दूसरे में वेज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कैसे इसको अपहोल्ड करेंगे।
क्या तरीके हैं जिससे आप ये मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गुडनेस है उसे आप कैसे रख सकते हो, उसकी इज्जत कर लो। और क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको मानना शुरू कर दो, फंडामेंटल राइट मानना शुरू कर दो, ड्यू प्रोसेस मानना शुरू कर दो, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब मानना शुरू कर दो, तो आसान आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अब इसी को, इस वाले सेक्शन को आंसर करने का और तरीका बताता हूँ। सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आया 2021 में 10 नंबर में। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। जब हमें पूछ ले कि एक्सप्लेन समथिंग विद एग्जाम्पल्स, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि हेडिंग हमने डाली डॉक्ट्रिन ऑफ दिस, हेडिंग डाली, उसे एक्सप्लेन किया, फिर एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट्स, देन एग्जाम्पल। इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊँ, एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लो ये पूछता एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, मान लो एक और क्वेश्चन होता एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजन जो रेलेवेंट। तो आप क्या लिखते, आप बताते कि प्रियम्बल एक गाइडिंग लाइट है। तो प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इन चीज़ों से आता है। अब आप क्या करते, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से डेमोक्रेसी कैसे अपहेल्ड होती है वो बताओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जस्टिस लाता है, लिबर्टी लाता है, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लाता है। एंड एक लाइन हम और ऐड करते हैं, ये वाली लाइन कट हो जाती है उस केस में, एक लाइन हम ऐड करते, और ये सब वैल्यूज़ डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने में नेसेसरी हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कहा गया। तो जब बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर इन्होंने पूछा एक्सप्लेन समथिंग, एक्सप्लेन ए विद एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे ना, एग्जाम्पल्स लेके आओगे। जब कहे एक्सप्लेन ए फॉर बी, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन पूछा है। देन ये क्वेश्चन पूछा है कि रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़, एक थीम से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमने पढ़ी है, डेमोक्रेसी भी पढ़ी है, एक थीम से दूसरी थीम को जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल्स। आई बिलीव कि ये आपको समझ आया होगा, नहीं तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये मार्क्स तो देखो इसी पे मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनर ने एक ये लाइन तो दी है। तो मैं बेसिकली ये बता सकता हूँ कि देखो प्रियम्बल गाइडिंग लाइट है, ये केशवानंदा भारती केस में कहा गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिनर्वा मिल केस में कहा गया, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने मेनका गांधी केस में कहा गया, इस तरह से डीपीएसपी की बात कर दी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, एक दो केसेस नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं डिसेंट की बात करूँ या प्रोटेस्ट मुझे करने हैं, तो वो सारे क्या है, एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में करने चाहिए। ठीक, सेम इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो सब ठीक है। अब आप कहोगे मैंने आंसर कर दिया बट नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट भी एग्जामिनर ने पूछा है। इसका बेस्ट यूज़ है इसको इंट्रो में यूज़ करो और ट्राई करो कि जो यहाँ पे लैंग्वेज या टर्म्स लिखी हैं वैसी ही चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इट्सेल्फ, यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ लिख दिया। बेसिकली इस लाइन को एक्सपेंड करो। जब भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि यहाँ पे कोटेशन दिए, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इस कोटेशन को आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करो एंड कंक्लूड भी इसी के इर्द गिर्द करो। अब देखो एक और चीज़, यहाँ कहा कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। अब मान लो हमें ये वाली हेडिंग आंसर करनी होती है, वेज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्या सिमिलर पॉइंट्स नहीं हो जाते? एग्जाम्पल आपके ये जो जनरल एग्जाम्पल्स हैं उसके बदले आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हेडिंग्स ब्रेक करते हैं। अब थोड़ा और डिफ़िकल्टी देखते हैं क्वेश्चंस में। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लें। ये प्रॉब्लम ये होती है 30 वर्ड्स में आंसर करना है। मान लो मैं ये काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक ये 16 वर्ड्स है, मैंने काउंट किए थे थोड़ी देर पहले। 30 वर्ड्स मतलब ऐसी 2 लाइन आप लिख सकते हो, 2 नंबर के लिए है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है? 10 नंबर में ABCDE करके पूछ लेता है। प्रॉब्लम ये होती है ऐसे क्वेश्चंस में हम 20 से 25 मिनट लगा देते हैं। मैंने खुद ये हरकत की है। तो हमें क्या करना है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर लिखो। एंड ऐसे क्वेश्चन जब शॉर्ट नोट हो और 2 नंबर या 3 नंबर का हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? 3 लाइन्स आप लिखोगे। लाइन 1 डिफाइन,
या फिर कॉन्टेक्स्ट दो, ठीक है। लाइन 2 अगर पूछा है, मान लो इसका रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा होता तो रोल आप बताए थे, तो पहला आपने डिफाइन किया, दूसरा आपने उसको एक्सप्लेन या एग्जाम्पल दे दिया, एंड तीसरा सिग्निफिकेंस, ख़त्म। और एग्जाम्पल इतना बड़ा नहीं देना है, बस इतना बता दिया कि जैसे 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में किया था, ख़त्म हो गया। अब 2025 के क्वेश्चंस पे आते हैं। आई बिलीव अगर आप पॉज करके पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब आप देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पूछी है, एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की थी, लेकिन एप्लीकेशन इन व्हाट, टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। तो एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो इंडिया से आएंगे। तो इंट्रोडक्शन बाद में, इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे बस इसको एक्सप्लेन कर देना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक फुलक्रम है, ठीक है। इस तरह से ये आपको बता देना है। अगर पॉसिबल हो तो जैसे ये टर्म है इसको यहाँ कहीं आप ले आते तो बहुत बढ़िया, मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। जॉर्ज ग्रोट का आपको अगर एग्जांपल देना है तो दे दो, ठीक है। बेसिकली क्या है, सिटीज़न और पब्लिक फंक्शनरी। अगर आप इसको इस वे में बता पाओ, जैसे यहाँ क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिटवीन जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन या हर पार्ट को आप इन इंडिया इसके इर्द गिर्द रख लो तो बहुत बढ़िया, ठीक। तो आपने इस तरह से कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को आंसर करने का कि आप ये बताओ कि रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन जुडिशल इंडिपेंडेंस, देन कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, फिर एक और हेडिंग दोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन दिस एंड दिस। मैंने आपके लिए पॉइंट्स दे दिए हैं कि जुडिशल इंडिपेंडेंस। आप समझ रहे हो कितना बड़ा आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में मार्क्स इस चीज़ पर मिलने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रो के बाद ये हेडिंग, ये एक्स्ट्रा है घर पे पढ़ लो, ठीक है, और ये हेडिंग, बैलेंस बताना है। जब हम इतनी बड़ी हेडिंग माइंड में रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, तो मैं क्या बताऊंगा कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को इस तरह देखता है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को इस तरह देखता है, और बैलेंस इस तरह कर लेता है। मान लो यहाँ पे मैं पहली लाइन हटा देता हूँ, ये तो अभी डेफिनेशन मैंने वापस से डाल दी है। तो ये जुडिशल इंडिपेंडेंस कैसे लाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जज इम्पार्शियल डिसीजन ले ले ताकि वो सोलली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे चलें, कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, पर्सनल बायस ना हो, जिससे रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो जाए। देखने में बहुत छोटी लाइन लग रही है, ये 60 वर्ड्स हैं लगभग, ऊपर अभी हमने काउंट किए थे ना। तो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे हमने एक लाइन लिख दी, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी पे आप एक लाइन लिख दो कि जजेस क्या हैं, अपनी पावर्स इंटीग्रिटी के साथ करें, विजडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं होने चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट बने रहे जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे तो बात नहीं कर रहा ना, ये कह रहा है बैलेंस कैसे लेके आओगे, तो बैलेंस हम लेके आएंगे दोनों, कि बैलेंस इज अचीव्ड बाई दिस। आपको वो एक्सप्लेन करना है 1 या 2 या 3 पॉइंट्स में। देन कंक्लूजन जो आपको लिखना लिख दो। तो ये 2025 का जो डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि इसने पूछा है, ये 15 नंबर का है, लगभग 150 वर्ड्स में लिखना होगा। 60 से 70 वर्ड्स का तो क्वेश्चन ही है, आप पढ़ के देखना। एक लाइन में हमने पढ़ा था, ये लगभग 16 वर्ड्स हैं, तो 16 × 3 48-50 वर्ड्स का तो क्वेश्चन ही है ये। तो इसलिए GS4 में टाइम वेस्ट ना हो, हमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जब भी आपको कोटेशन दिखे ना, एक रूल ये है कि ये छोड़ दो फिलहाल, सीधे पढ़ो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सिग्निफिकेंस बताना है, फॉर किसके लिए, खत्म नहीं हुआ, पब्लिक सर्वेंट, उसमें भी खत्म नहीं हुआ, हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताना है किसके लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, वो किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। तो आपकी हेडिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए, तब आप इसमें परफेक्टली आंसर लिख पाओगे। 10 नंबर का है, इंट्रोडक्शन वगैरह पे रह गए तो फिर रह जाओगे। आपकी हेडिंग होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर CM लिखो एज अ, ये तो खैर एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन है, हम यहाँ रह जाते हैं। अगर हम यहाँ रह गए तो टाइम वेस्ट होगा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, ये पहला पार्ट पूछा हुआ है, प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। दूसरा क्या है, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम क्या करेंगे,
कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है गुड गवर्नेंस, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, अकाउंटेबिलिटी या गुड गवर्नेंस पब्लिक सर्वेंट के लिए की है बात, तो पब्लिक सर्वेंट लिखा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसका एक ज़रिया है। अगर हम इन दो पार्ट्स को आंसर कर देते हैं तो इसको आप जस्ट थोड़ा सा, इट इज़ नॉट नेचुरल सेंटीमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एडेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो ना तो भी काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं इतना पूरा बताओ कि ये सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय सिविल एजुकेशन एंड थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मार्क्स हमें इस पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ सिग्निफिकेंस पूछा है, तो सिग्निफिकेंस जब आप इतना लिख देते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पब्लिक सर्वेंट अगर रखे तो गुड गवर्नेंस कैसे ला सकता है, अब आप समझ रहे हो, उसको सोचने में टाइम जाएगा, राइट। तो अगर पब्लिक सर्वेंट गुड गवर्नेंस लेके आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आनी चाहिए सारे डिसीजंस में, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो अल्टीमेटली वो एक सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन पे ना रह के ब्रॉडर पब्लिक इंटरप्रिटेशन में काम करेंगे, कागजी बाबू नहीं रह जाएंगे। देन ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन ट्रस्ट। आप अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस के पॉइंट बताओगे एंड यहाँ पे और पॉइंट बताओगे, और देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको अगर एग्जांपल देना है एग्जांपल दे दो, अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी के लिए अल्टीमेटली जस्टिस, लिबर्टी, ये सारी टर्म्स हैं, होपफुली आप पढ़ते होगे अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो थिंकर्स या कोटेशन ये सब बाद में मैटर करेंगी। तो मैं आपको पॉज करके एक बार हेडिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये जो फाइल है मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स का पार्ट है, जो अनदर एक राइट मेंस राइट है उसका मॉड्यूल है। GS4 की ये PDF आपको फ्री मिल सकती है इन 3 चीज़ों से, ठीक है। तो एक बार वापस आता है कि हमारा क्या था, एसेंस हो गया, एथिक्स हो गया, यहाँ पे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्वेश्चंस। ये रहे सारे क्वेश्चंस एक साथ, अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अपहोल्ड कैसे कर सकते हो। तो मार्क्स इसको मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीनिंग एंड वेज टू अपहोल्ड, ये और ये बात की बात है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ये फालतू कुछ भी करके आते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मार्क्स कहाँ मिलेंगे कि ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दो, प्लस डॉक्ट्रिन जो है ये आपकी यहाँ एक्सप्लेन होनी चाहिए। अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शॉर्ट नोट, तो एक शॉर्ट नोट की हेडिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो कोटेशन है यहाँ तक, ये आपका इंट्रोडक्शन में चला जाना चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा है तो ये एक हेडिंग होनी चाहिए। देन इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस, तो ये वाली हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये वाली हेडिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी ये वाली हेडिंग। मार्क्स किसे मिलेंगे, ये और ये हेडिंग, मिनिमम 3 दे के आते हो। कंक्लूजन ठीक है, छोटा मोटा जो लिख दो। अगले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ही है, ये वाला और ये वाला, ठीक, क्योंकि इसमें मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हम कोटेशन को एक्सप्लेन करने में रियल डिमांड से भटक जाते हैं। तो मार्क्स किसे मिलेंगे, जो बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रोल पब्लिक सर्वेंट के लिए। पहला पार्ट गुड गवर्नेंस, दूसरा पार्ट अकाउंटेबिलिटी, वही मार्क्स मिलेंगे। आई बिलीव कि आपको समझ आया होगा कि इस तरह से कैसे क्वेश्चंस के जड़ तक जाते हैं, रूट तक जाते हैं, हिटिंग द बुलसाई। ये जो कोर्स है सिनॉप्सिस IAS में आपको एक राइट मेंस राइट जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है उसमें, या फिर जो उसके आगे मेंस आंसर बिल्डिंग उसमें, राइट मेंस राइट एक कॉम्बो है जिसमें फर्स्ट कोर्स है वो मेंस PYQ मेंस आंसर बिल्डिंग के लिए है। देन इसमें और भी कोर्सेज़ हैं अगर आप देखना चाहो तो, अदरवाइज़ आपके लिए मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स है, इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। डू कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आपको चाहिए।